नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराइयों में उतर रहे हैं जो अपने अनोखेपन और दिल छू लेने वाले अंदाज के लिए जानी जाती है, द फ्लैट शेयर। हाँ। हमारे सामने है इसके स्रोत, द फ्लैट शेयर, प्रेम और पोस्ट इट नोट्स के कुछ खास हिस्से, और हम इन्हीं के जरिए इस कहानी के क्या कहते हैं ताने बाने को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। जरा सोचिए, आप लंदन जैसे महंगे शहर में हैं और आपको किसी भी हाल में फॉरेन रहने के लिए एक सस्ती जगह चाहिए। आप ऑनलाइन विज्ञापन देख रहे हैं और तभी आपकी नजर एक अजीब से विज्ञापन पर पड़ती है। एक बेडरूम का फ्लैट, बिस्तर भी एक ही बिस्तर। हाँ, एक ही बिस्तर जिसे दो अजनबियों को साझा करना होगा। लेकिन एक ट्विस्ट है, एक सिर्फ दिन में रहेगा, दूसरा सिर्फ रात में। अरे बाप रे। क्या आप ऐसे घर में रहने की हिम्मत करेंगे? अजीब है ना? बहुत अजीब है, और यही अजीबोगरीब स्थिति आप कह सकती हैं इस कहानी की नींव रखती है। हमारी आज की चर्चा का मकसद सिर्फ कहानी सुनाना नहीं, बल्कि इसके किरदारों, टिफी मूर और लियोन टॉमी के मन की परतों को खोलना है। हम देखेंगे कि वो किन निजी मुश्किलों से गुजर रहे हैं, और सबसे दिलचस्प बात, कैसे पोस्ट इट नोट्स जैसी मामूली चीज उनके बीच एक गहरा अनकहा रिश्ता बुन देती है। पोस्ट इट नोट से? हाँ, क्या वाकई कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर लिखे संदेश दो दिलों को जोड़ सकते हैं, बिना मिले, बिना एक दूसरे की आवाज सुने? यही सवाल हमें इस कहानी की ओर खींचता है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। टिफी मूर की जिंदगी, वो एक तूफान से गुजर रही है। उसका अभी अभी अपने पूर्व प्रेमी जस्टिन से ब्रेकअप हुआ है, और ये कोई आम ब्रेकअप नहीं है। जस्टिन भावनात्मक रूप से उसे कंट्रोल करता था, उसे मैनिपुलेट करता था। हाँ, ये पॉइंट बहुत जरूरी है। इस रिश्ते से बाहर निकलकर टिफी बुरी तरह टूटी हुई है, और उसे फौरन, बिल्कुल फौरन रहने के लिए एक नई और सबसे जरूरी सस्ती जगह चाहिए। लंदन में ये किसी चुनौती से कम नहीं। बिल्कुल नहीं। और इसी हताशा में टिफी को लियोन टॉमी का वो अनोखा विज्ञापन मिलता है। लियोन पेशे से एक पैलेटिव केयर नर्स है। अच्छा, नर्स? हाँ, पैलेटिव केयर नर्स, यानी वो ऐसे मरीजों की देखभाल करता है जो अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर है। उसका काम ज्यादातर रात की पालियों में होता है। ओह, ओके। इसलिए उसे दिन के वक्त अपना फ्लैट खाली रखने में कोई हर्ज नहीं है। उसका प्रस्ताव सीधा लेकिन बेहद असामान्य है। एक बेडरूम का फ्लैट, बिस्तर एक ही होगा, टिफी दिन में रह सकती है, बिस्तर इस्तेमाल कर सकती है। दिन में? हाँ, और जैसे ही लियोन की नाइट शिफ्ट खत्म होगी, सुबह टिफी के जाने के बाद वो आकर सोएगा। और एक शर्त और है, वीकेंड्स पर लियोन अपनी प्रेमिका के साथ रहता है, तो उन दिनों फ्लैट पूरी तरह टिफी का होगा। सही। सुनने में ये जितना अजीब लगता है, टिफी की जरूरत इतनी बड़ी होती है कि वो इस अजीबोगरीब व्यवस्था के लिए तैयार हो जाती है। हाँ, मजबूरी थी उसकी। वो फ्लैट में रहने आ जाती है, ये जानते हुए कि वो अपने फ्लैटमेट से कभी मिलेगी नहीं, क्योंकि उनके रहने का समय बिल्कुल अलग है। और यहीं से पोस्टेड नोट्स का दौर शुरू होता है। क्योंकि वो मिल नहीं सकते, तो रोजमर्रा की जरूरी बातें कैसे होंगी? हाँ, कैसे? यही काम आते हैं वो छोटे चिपचिपे कागज के टुकड़े। शुरुआत एकदम सामान्य होती है। नोट्स पर व्यावहारिक बातें लिखी जाती हैं। दूध खत्म हो गया है, हीटिंग चालू छोड़ दी थी। अच्छा। क्या तुम मेरे कपड़े ड्रायर से निकाल दोगे? या फिर बिल चुकाने की याद दिलाने वाले संदेश। बिल्कुल रोजमर्रा की जरूरतें जो किसी भी साथ रहने वाले लोगों के बीच होती हैं। लेकिन धीरे धीरे इन नोट्स का अंदाज बदलने लगता है। ये सिर्फ काम की बातों तक सीमित नहीं रहते, इनमें मजाक शामिल होने लगता है। कभी कोई अंदरूनी चुटकुला जो सिर्फ वही दोनों समझ सकते हैं, या अपनी थोड़ी अजीब आदतों का जिक्र। हाँ, जैसे टिफी शायद लिखती होगी कि उसने गलती से लियोन का बचा हुआ खाना खा लिया। हाँ, हो सकता है। या लियोन शायद बताता होगा कि उसे टिफी के रखे हुए रंग बिरंगे कुशन अजीब लगते हैं। हाँ, बिल्कुल। ये नोट्स एक खिड़की बन जाते हैं एक दूसरे की जिंदगी में झांकने के लिए। वे अपनी पसंद नापसंद, अपने दिन की छोटी बड़ी घटनाएं, अपनी उम्मीदें, अपने डर, सब कुछ इन छोटे छोटे नोट्स के जरिए साझा करने लगते हैं। सोचिए, बिना एक दूसरे को देखे, बिना आवाज सुने, सिर्फ लिखे हुए शब्दों से एक रिश्ता पनप रहा है ना कमाल की बात? यहीं से उनकी अनोखी कहानी का जादू शुरू होता है। और यहाँ मामला वाकई दिलचस्प हो जाता है जब हम उनके व्यक्तित्व के विरोधाभास को देखते हैं। टिफी जिंदा दिल है, थोड़ी बिखरी हुई, उसके आसपास रंग और थोड़ी अव्यवस्था रहती है। कलरफुल। हाँ, उसे चमकीले रंग पसंद है, और शायद उसका आधा वार्डरोब कमरे में फैला रहता होगा। दूसरी तरफ लियोन बेहद शांत, व्यवस्थित और मिनिमलिस्ट है। एकदम उलट। बिल्कुल। उसे साफ सफाई पसंद है, कम सामान, हर चीज अपनी जगह पर।
वो दोनों मानो दो अलग ध्रुव हैं। हाँ, और जैसा कि अक्सर होता है, यही विरोधाभास, यही अंतर उनके बीच एक अनकही केमिस्ट्री, एक अजीब सा खिंचाव पैदा करता है। सही कहा। टिफी को शायद लियोन की व्यवस्थित दुनिया में एक सुकून मिलता होगा और लियोन को टिफी की रंगीन उथल-पुथल में जिंदगी की एक झलक। वे एक दूसरे की आदतों से, नोट्स में लिखी बातों से, एक दूसरे के होने के एहसास से जुड़ने लगते हैं। भले ही वे अब तक अजनबी हैं, उनके छोड़े हुए निशानों से वे एक दूसरे की तस्वीर अपने मन में गढ़ने लगते हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ पोस्ट-इट नोट्स और बढ़ते हुए आकर्षण की नहीं है। दोनों के जीवन में गंभीर चुनौतियां भी हैं, जिनकी परछाई उनके इस अनोखे रिश्ते पर भी पड़ती है। हाँ, ये भी है। टिफी, जैसा हमने पहले कहा, अभी भी अपने पिछले टॉक्सिक रिश्ते के साए से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। हाँ, उसका पूर्व प्रेमी जस्टिन उसे आसानी से जाने नहीं दे रहा। वो ब्रेकअप के बाद भी टिफी को मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश करता है। वो उसे गैसलाइट करता है। गैसलाइट, ये टर्म आजकल काफी सुना है। इसका मतलब क्या है यहाँ? गैसलाइटिंग का मतलब है किसी को जानबूझकर ऐसी बातें कहना या करना जिससे वो अपनी याददाश्त, अपनी समझ या अपने विवेक पर ही शक करने लगे। ओह। जस्टिन लगातार टिफी को ये महसूस कराने की कोशिश करता है कि रिश्ते में जो भी गलत हुआ वो सब टिफी की वजह से हुआ, कि वो जरूरत से ज्यादा संवेदनशील है या बातें भूल जाती है। बाप रे, ये तो भावनात्मक शोषण का एक बहुत ही खतरनाक रूप है। बिल्कुल, जिससे टिफी जूझ रही है और जो उसके आत्मविश्वास को बुरी तरह तोड़ चुका है। और दूसरी तरफ लियोन भी अपनी एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। उसके मन पर एक भारी बोझ है। यहाँ आकर्षक बात यह है कि लियोन की चिंता उसके अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, बल्कि उसके भाई रिची के लिए। रिची पर एक सशस्त्र डकैती का झूठा आरोप लगाया और उसे सजा हो गई है, वो जेल में है। हाँ, और लियोन को पूरा यकीन है कि उसका भाई बेकसूर है। वो इस अन्याय के खिलाफ लड़ रहा है। वो दिन रात रिची की सजा के खिलाफ अपील करने के लिए सबूत जुटाने, वकीलों से मिलने और हर संभव मदद करने की कोशिश कर रहा है। उसके शांत बाहरी व्यक्तित्व के पीछे एक भाई की बेबसी और सिस्टम के प्रति गुस्सा छुपा है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही मुख्य किरदार अपने अपने भावनात्मक बोझ तले दबे हुए हैं। हाँ, जो उनके जीवन को और जटिल बना देता है। कहानी आगे बढ़ती है और जैसा कि किस्मत को मंजूर था, उनका एक दूसरे से न मिलने का समझौता ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। आखिरकार वो अनजाने में गलती से एक दूसरे से टकरा ही जाते हैं। सोचिए उस पल की अजीबियत। हाँ, महीनों तक सिर्फ नोट्स के जरिए जिस इंसान की आपने एक छवि बनाई हो, उसे अचानक अपने सामने देखना। जाहिर है, पहली कुछ मुलाकातें बेहद अटपटी और थोड़ी शर्मिंदगी भरी होती हैं। हाँ, समझ नहीं आता होगा कि क्या बात करें, कैसे बर्ताव करें। बिल्कुल, वो शुरुआती हिचकिचाहट स्वाभाविक है, लेकिन धीरे धीरे वो अजीबपन कम होने लगता है। वो एक दूसरे के साथ सहज होने लगते हैं। अच्छा। कभी कभार साथ में कॉफी पी लेते हैं या फ्लैट में ही थोड़ी देर बात कर लेते हैं। अब उनके रिश्ते में सिर्फ पोस्ट-इट नोट्स नहीं, बल्कि वास्तविक बातचीत, हंसी मजाक और एक दूसरे की मौजूदगी शामिल हो जाती है। और यहीं से उनकी दोस्ती एक नई गहराई पाती है, खासकर तब जब वे एक दूसरे की मुश्किलों में सहारा बनते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण मोड़ है। लियोन, जिसने अपनी नर्स की ट्रेनिंग में शायद इंसानी व्यवहार को करीब से देखा है, टिफी को ये समझने में मदद करता है कि जस्टिन का बर्ताव सिर्फ बुरा नहीं था, बल्कि वो भावनात्मक शोषण था। मतलब वो प्रॉपर अब्यूज था। सही। वो टिफी को उसकी भावनाओं को मान्य करने में और जस्टिन के गैसलाइटिंग के पैटर्न को पहचानने में मदद करता है। वो उसे यकीन दिलाता है कि जो हुआ उसमें उसकी गलती नहीं थी। ये बहुत बड़ी मदद है। रिची का इस्तेमाल करके या सोशल मीडिया के जरिए वो रिची के मामले को दोबारा खुलवाने के लिए चलाए जा रहे अभियान में लियोन की मदद करती है। अच्छा। वो लोगों में जागरूकता फैलाने की कोशिश करती है, शायद ऑनलाइन पिटीशन शुरू करती है। इस तरह एक दूसरे के सबसे कमजोर पलों में साथ खड़े होकर उनका बंधन सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाता है। बिल्कुल, और जैसे जैसे उनका आपसी विश्वास और समझ बढ़ती है, वैसे वैसे पोस्ट-इट नोट्स पीछे छूटने लगते हैं। हाँ, उनकी जरूरत कम हो जाती है। उनकी जगह ले लेती हैं आमने सामने की लंबी बातें, देर रात तक होने वाली चर्चाएं और साथ में बिताया गया वक्त। वो केमिस्ट्री जो पहले सिर्फ नोट्स के शब्दों में महसूस होती थी, अब साफ दिखती है। हाँ, अब उनकी आंखों में, उनकी हंसी में, उनके एक दूसरे के प्रति व्यवहार में साफ नजर आने लगती है।
दोस्ती की रेखा कब धुंधली होकर रोमांटिक आकर्षण में बदलने लगती है, शायद उन्हें भी पता नहीं चलता। कहानी अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंचती है जब बाहरी चुनौतियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। टिफी का जहरीला पूर्व प्रेमी जस्टिन, वो वापस आ गया। हाँ, वो इसकी जिंदगी में दोबारा घुसपैठ करने की कोशिश करता है। वो झूठ, इमोशनल ब्लैकमेल और अपराध बोध का सहारा लेकर टिफी को वापस अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है। क्या तिकड़म लगाता है वो उसे ये यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो बदल गया है, कि वो टिफी के बिना नहीं रह सकता और टिफी ही उसे समझ सकती है। वही पुरानी चालें। ये टिफी के लिए एक अग्नि परीक्षा की तरह होता होगा। क्या वो फिर से जस्टिन के जाल में फंस जाएगी? हाँ, ये डर तो रहता है, लेकिन इस बार हालात अलग है। इस बार वो अकेली नहीं है। सही। लियोन और उसके प्यारे मजबूत दोस्तों, हाँ, कहानी में उनके दोस्त भी बहुत अहम किरदार है, कि लगातार प्रोत्साहन और समर्थन से टिफी आखिरकार वो हिम्मत जुटा पाती है जिसकी उसे जरूरत थी। तो उसने सामना किया? बिल्कुल, वो जस्टिन का दृढ़ता से सामना करती है। वो साफ शब्दों में उसके दुर्व्यवहार को पहचानती है, उसे उसकी हरकतों के लिए जिम्मेदार ठहराती है और हमेशा के लिए उसे अपनी जिंदगी से बाहर निकाल देती है। वाह! ये सिर्फ जस्टिन से छुटकारा पाना नहीं, बल्कि खुद टिफी के लिए अपने आत्मसम्मान को वापस पाने की एक बड़ी जीत होती है। और कहानी के दूसरे छोर पर लियोन की अपने भाई रिची को न्याय दिलाने की अथक कोशिशें भी। हाँ, वो भी निर्णायक मोड़ पर पहुंचती हैं। उसकी और टिफी की मिलीजुली मेहनत, जिसमें सबूत इकट्ठा करना और मामले को सार्वजनिक करना शामिल था, रंग लाने लगती है। कुछ मिला उन्हें कुछ ऐसा हाथ लगता है जिससे रिची की बेगुनाही साबित करने की मजबूत उम्मीद बंधती है और उसकी अपील का रास्ता साफ नजर आने लगता है। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो दोनों ही मुख्य किरदार एक दूसरे के अटूट समर्थन के साथ अपनी अपनी सबसे बड़ी लड़ाइयों में जीत के करीब पहुंच रहे होते हैं। और आखिरकार कहानी एक बेहद संतोषजनक और सुखद मोड़ पर समाप्त होती है। टिफी और लियोन, जो अब तक अपनी भावनाओं को लेकर थोड़े अनिश्चित थे, आखिरकार एक दूसरे के सामने अपने प्यार का इजहार करते हैं। फाइनली। हाँ, वो अजीबोगरीब फ्लैट शेयरिंग व्यवस्था से शुरू हुआ रिश्ता अब एक सच्चे गहरे प्यार में बदल चुका है। वे सिर्फ फ्लैटमेट्स नहीं, बल्कि एक कपल बन जाते हैं। और साथ ही लियोन की कानूनी लड़ाई भी सफल होती है। रिची पर लगे झूठे आरोप खारिज हो जाते हैं और वो जेल से रिहा हो जाता है। बहुत अच्छा। ये लियोन की अटूट लगन और दृढ़ता की जीत तो है ही, साथ ही ये टिफी के समर्थन और उसके द्वारा इस मुद्दे पर जागरूकता फैलाने के प्रयासों का भी नतीजा है। ये दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत रिश्ते सामाजिक न्याय की लड़ाई में भी मददगार साबित हो सकते हैं। तो कहानी का अंत टिफी और लियोन के खुशी खुशी एक साथ शायद उसी फ्लैट में एक सामान्य कपल की तरह रहने के साथ होता है। ये कहानी इस बात का खूबसूरत सबूत है कि प्यार कहीं भी, किसी भी परिस्थिति में पनप सकता है। यहाँ तक कि लंदन के एक छोटे से फ्लैट में एक ही बिस्तर साझा करते हुए, पोस्ट-इट नोट्स के पीले टुकड़ों के बीच भी। बिल्कुल। तो इस पूरी कहानी के विश्लेषण से हम क्या महत्वपूर्ण बातें निकाल सकते हैं? पहली और सबसे अहम बात ये समझना कि द फ्लैट शेयर सिर्फ एक हल्की फुल्की हंसाने वाली रोमानी कॉमेडी नहीं है। हाँ, ये जरूरी है। हाँ, इसमें हास्य है, भरपूर रोमांस है, प्यारी नोक झोंक है, लेकिन ये सतही नहीं है। ये कहानी भावनात्मक शोषण और न्याय प्रणाली में मौजूद खामियों जैसे बेहद गंभीर और संवेदनशील विषयों को भी बड़ी ही कुशलता और संतुलन के साथ पेश करती है। खासकर वो गैसलाइटिंग वाला पहलू। हाँ, खासकर जिस तरह से ये दिखाती है कि भावनात्मक शोषण पीड़ित के मन पर कैसा असर डालता है, कैसे वो खुद पर शक करने लगता है, वो काबिले तारीफ है। ये इसे सिर्फ एक प्रेम कहानी से ज्यादा एक जरूरी सामाजिक टिप्पणी भी बना देता है। आपने बिल्कुल सही कहा। और इसी से जुड़े हैं इसके मुख्य विषय। ये कहानी मूल रूप से उपचार मतलब हीलिंग की कहानी है। कैसे टिफी अपने अतीत के जख्मों से धीरे धीरे उभरती है, कैसे वो अपना खोया हुआ आत्मविश्वास वापस पाती है। और दोस्ती का रोल भी बहुत बड़ा है। हाँ, ये दोस्ती की अटूट ताकत को भी दर्शाती है। कैसे टिफी के दोस्त रेचल और गैबी और लियोन के दोस्त मो मुश्किल वक्त में उनके साथ चट्टान की तरह खड़े रहते हैं। संचार यानी कम्युनिकेशन का महत्व, खासकर उसके अनोखे रूप का। हाँ, वो पोस्ट-इट्स वाला। सही। ये कहानी दिखाती है कि कैसे धीमा सोचा समझा संवाद, चाहे वो रोज लिखे जाने वाले छोटे छोटे पोस्टेड नोट्स के रूप में ही क्यों ना हो, दो अजनबियों के बीच गहरी अंतरंगता मतलब इंटीमेसी, आपसी समझ और अटूट विश्वास का निर्माण कर सकता है।
आज की इंस्टेंट मैसेजिंग वाली दुनिया में ये थोड़ा अलग है। बिल्कुल। आज की दुनिया में जहां सब कुछ इंस्टेंट है, इंस्टेंट मैसेजिंग, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, वहां ये धीमा, इंतजार कराने वाला संवाद एक ताजगी की तरह लगता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि शायद कभी-कभी शब्दों को ठहर कर, सोच कर लिखना या पढ़ना रिश्तों को ज्यादा गहराई दे सकता है। तो ये थी द फ्लैट शेयर की कहानी की एक विस्तृत झलक। कैसे दो बिल्कुल अलग दुनियाओं से आए अजनबी एक बेहद अजीब परिस्थिति में एक साथ रहने को मजबूर होते हैं, और कैसे पोस्ट-इट नोट्स के पीले पन्नों पर लिखे शब्दों के जरिए वे एक ऐसा बंधन बनाते हैं जो न सिर्फ उनकी जिंदगियां बदल देता है, बल्कि हमें भी बहुत कुछ सिखा जाता है। हाँ, बल्कि हमें प्यार, दोस्ती और मुश्किलों से लड़ने के बारे में बहुत कुछ सिखा जाता है। हाँ, और ये पूरी चर्चा हमें एक दिलचस्प सवाल के साथ छोड़ जाती है, जिस पर शायद हमारे सुनने वाले भी विचार करना चाहें। आज के इस हाइपर कनेक्टेड डिजिटल युग में, जहां व्हाट्सएप, ईमेल और सोशल मीडिया पर हमारे संवाद बिजली की रफ्तार से होते हैं और अक्सर बहुत क्षणिक और सतह पर ही रह जाते हैं, क्या पोस्ट-इट नोट्स जैसे धीमे, भौतिक मतलब फिजिकल और शायद ज्यादा निजी माध्यम असल में गहरे, ज्यादा मजबूत मानवीय संबंध बनाने में ज्यादा कारगर हो सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। क्या उन हाथ से लिखे नोट्स की स्याही में, उन अक्षरों के उतार चढ़ाव में एक खास तरह की अंतरंगता और ईमानदारी छिपी होती है, जो शायद स्क्रीन पर टाइप किए गए शब्दों में खो जाती है? या फिर ये सिर्फ इस खास कहानी का एक रोमानी अनोखा पहलू भर है? इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।